नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की डेट है 13 नवंबर 2025 और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर डिस्कशन। ये द हिंदू सॉरी आज मैंने द इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज लगाया है यहाँ पे। खबरें तो दोनों से कवर की गई है, लेकिन ये है पहला न्यूज़ है। हेडलाइन है, प्रधानमंत्री जी ने उस हॉस्पिटल का दौरा किया जहाँ पे दिल्ली लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पे एडमिट थे, घायल थे, वो एडमिट थे, उनसे जाके मिले थे। तो ये न्यूज़ था। और एक है कि भारत सरकार ने इसे टेरर अटैक डिक्लेयर किया है। अभी तक था कि कार में भाई ऐसे भी विस्फोट हो सकता है, मतलब कोई गैस से विस्फोट हो जाए किसी से भी, लेकिन ये टेरर अटैक था, सोची समझी एक साजिश के तहत किया गया था। ठीक है, तो ये था। दूसरी न्यूज़ है कि जो रिटेल प्राइस है वो बहुत नीचे चली गई है, 0.25% तक चली गई है। आपको भी पता होगा, जीएसटी रिफॉर्म के बाद 22 सितंबर को जो जीएसटी रिफॉर्म के बाद एक स्लैब ख़त्म किया, दो स्लैब ख़त्म करके, तो बहुत सारी चीज़ों की रेट घटाई गई थी, इसलिए महंगाई है वो बहुत निम्न स्तर पे चली गई है, 0.25। आपको भी पता है कि आरबीआई और सरकार का टारगेट कितना है, 4 ± 2 का रहता है। ठीक है, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में महंगाई मेंटेन करनी रहती है। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी के लिए वहाँ इन्फ्लेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वस्तु जब चीज़ों की रेट नहीं बढ़ेगी तब तक चीज़ें की डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। तो अब देखो, यानी कि मार्केट में डिमांड कम है, लोग डिमांड कम है तो महंगाई कम है। डिमांड कम है तो क्या है, लिक्विडिटी कम है, यानी लोगों को पैसा आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो अब अभी आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई करेगा, आरबीआई को क्या करना चाहिए, रेपो रेट को कम करना चाहिए। रेपो रेट कम करेगा तो बैंक है, बैंक रेट भी कम होगी। बैंकों की जो ब्याज, जो इंटरेस्ट होती है बैंकों के द्वारा, जो लोन दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट होती है, वो भी कम होगी। वो कम होगी तो मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे कम रेट पे, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, परचेसिंग करेंगे, और ये फिर से इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। तो अभी आरबीआई को रेपो रेट कट करने के लिए दबाव बढ़ेगा इससे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 साल लगातार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कौन से ऐसे पोर्ट है जो जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित किए गए हैं, रिकॉग्नाइज किए गए हैं। पहला है कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, वी ओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, या विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा है जो ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। हिंदी में भी देख सकते हो, इसमें दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, वी ओ चिदम्बरम प्राधिकरण, पारादीप प्राधिकरण, ये फोर्थ वाला ऑप्शन है इसमें, विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राधिकरण। तो इसमें विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी नहीं है, बाकी तीनों ही है, तो ध्यान रखना। अब देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई न्यूज़ है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था। जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, और ये जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंतर्गत इस मिशन को लॉन्च किया गया था। 19,000 करोड़ के आसपास इसकी पूंजी तय की गई थी। एक साइट करके इनिशिएटिव भी इसके अंतर्गत ही लिया गया था। तो साइट बोला जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन का ट्रांजिशन है उसको सही बनाने के लिए, मतलब सहूलियत के लिए अ, इस पहल को किया गया था। बाकी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इतने करोड़ अलॉट किए गए थे, 1466 करोड़ अलॉट किए गए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे 400 करोड़ अलॉट किए गए थे, और बाकी के लिए 388 करोड़ किए गए थे। और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 2030 तक के लिए हमने बहुत सारे टारगेट तय किए थे 2023 में, जब ये मिशन लॉन्च किया था। तो हमने टारगेट रखा था कि 125 गीगावाट की एनर्जी हम करेंगे, किसके थ्रू, हाइड्रोजन फ्यूल के थ्रू। और इन्वेस्टमेंट कितना करना है हमको, 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। और जॉब क्रिएशन कितना, 6 लाख से भी ज़्यादा हमें जॉब क्रिएशन करना है। और लगभग हमें
जब आपको भी पता है भारत मैक्सिमम एनर्जी को इंपोर्ट करता है बाहर से, तो टारगेट था कि हम 1 लाख करोड़ तक का सेविंग करें एनर्जी इंपोर्ट में, जितना हम बाहर पे करते हैं उसको थोड़ा कम करें, ठीक है। और ये है कि जो कार्बन उत्सर्जन होता है CO2, उसको भी 50 मिलियन मेट्रिक टन तक कम करना है, क्योंकि हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन स्वच्छ ईंधन उपयोग करेंगे तो क्या होगा, CO2 का कम एमिशन होगा, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन हब्स कौन से थे जो हमने देखा, दीनदयाल पोर्ट है गुजरात में स्थित है, VO पोर्ट चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में स्थित है। तो इन तीनों पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में पहचान की गई थी। और थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली में आपको भी पता है कि H2O, पानी का फॉर्मूला क्या रहता है, H2O रहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अणु रहते हैं, मिलके पानी बनाते हैं। तो इसको ही इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग तोड़ा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग तोड़ा जाता है। तो जो तोड़ने की प्रोसेस है ना, अगर उसमें अपन ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रयोग की है तो ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। अब मतलब कौन सी प्रोसेस में कौन सा ईंधन यूज कर रहे हो आप, कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हो। तो ये था कि सोलर या वाइंड एनर्जी, अगर विंड एनर्जी यूज करते हैं, सोलर या फिर पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इस प्रोसेस में वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि ग्रीन कब होगा, कंसीडर ग्रीन हाइड्रोजन कब होगा, जब 1 किलो हाइड्रोजन 1 किलो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए अगर 2 किलो से कम CO2 उत्सर्जित होती है तो उसको ग्रीन मानेंगे, नहीं तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं मानेंगे। तो इसके लिए फिर बोला कि भाई एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह, बायोमास वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही सफिशिएंट है। और मैंने आज हिंदी में भी PPT ऐड की है, तो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB टेक्नोलॉजी रिसेंटली इन न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट यूजेज अ लिक्विड वेनेडियम electrolyte instead of lithium for energy storage. VRFB system are primarily designed for short duration and small scale energy storage. The electrolyte used in VRFB can be recycled, making the technology more environment friendly, eco friendly बनाने के लिए। तो which of the following statement given are right, correct? 1 और 2, 1 और 3, या 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3 तीनों राइट है। तो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी अभी न्यूज़ में थी, तो उसके बारे में 3 कथन आपको दे रखे हैं। पहला बोला गया कि ऊर्जा भंडारण के लिए लिथियम के स्थान पर वेनेडियम इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करता है। दूसरा है कि ये प्रणाली अल्पावधि के लिए और छोटे पैमाने पर भंडारण के लिए डिजाइन की गई है। और VRFB में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट को पुनर्चक्रित किया जा सकता है, जिससे प्रौद्योगिकी अधिक पर्यावरण अनुकूलन हो सके। तो दोनों तो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, 1 और 3 राइट है, लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी है, और स्मॉल स्केल नहीं, लार्ज स्केल के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखते हैं। एक्चुअली में अभी NTPC नेत्रा कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में है। वहाँ पे 3 मेगावाट प्रति आवर की कैपेसिटी का एक वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्लांट लगाया है, सिस्टम लगाया है स्टोरेज करने के लिए, एनर्जी स्टोरेज करने के लिए। तो ये अपने आप में छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। दूसरा है कि ये भारत का पहला मेगावाट आवर स्केल फ्लो का बैटरी एट NTPC नेत्रा, ये पहला है भारत का इस टाइप का, मतलब मेगावाट आवर स्केल का पहला ऐसा है जो वेनेडियम की बैटरी से फ्लो ये स्टोरेज करेगा इसको, ठीक है। उसमें क्या है कि यहाँ पे सही बात है कि यहाँ पे जो लिथियम यूज किया जाता है ना, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लिथियम यूज किया जाता है, उसकी जगह पे क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पे यूज किया जाएगा वेनेडियम। तो वेनेडियम भारत में उपलब्ध भी है, आपको पता है मिला है वेनेडियम, तो भारत के लिए ये तो विन विन सिचुएशन हो सकती है। ये लार्ज स्केल पे होता है, आपको भी पता है, हमने 3 मेगावाट का बोल दिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरेज हो गई है। और लॉन्ग ड्यूरेशन यानी 15-20 साल से भी ज़्यादा समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है।
तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एनर्जी रिटेंशन क्रूशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो जैसे होती है ना, कहीं विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उनको कलेक्ट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसके लिए स्टोरेज के लिए बेस्ट हो सकता है भारत के लिए। ठीक है। और इसकी कैपेसिटी है वो 3 मेगावाट है, हमने देख लिया। इंडिया का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन है। टेक्नोलॉजी यूज होती है वो वेनेडियम इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें लिथियम की जगह पे। हाईली स्केलेबल है, सेफ भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसकी जो लाइफ स्पेन है वो 15 से 20 ईयर है। ठीक है, बाकी यही दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी में दे रखा है तो आप इसको पढ़ सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिपोर्ट इज रिलीज्ड एनुअली बाय इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। इट कवर द 5K कंपोनेंट ऑफ द क्रायोस्फीयर आइस शीट। कंपोनेंट कौन कौन से है? आइस शीट, सी आइस, ग्लेशियर, permafrost or polar ocean. The 2025 report highlights that glacier ice loss has stabilized globally since 2000. Which of the statement given above is are correct? तो बोल रहा है कि ए है 1 और 2, बी है 2 ओनली, सी है 1 और 3 ओनली, और 1 2 और 3 ओनली। सॉरी 1 2 और 3 तीनों राइट है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रायोस्फीयर रिपोर्ट के बारे में, क्रायोस्फीयर स्थिति रिपोर्ट कि वर्तमान में क्रायोस्फीयर मतलब जो बर्फ से जितना भी सिस्टम बना हुआ है उसके बारे में ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट बोल रहे हैं कि ICCI द्वारा जारी की जाती है और 5 प्रमुख घटकों में इसको बांटा गया है। कौन सी? बर्फ की चादरें, समुद्री बर्फ, ग्लेशियर, परमाफ्रॉस्ट, ध्रुवीय महासागर। ठीक है। और 2025 की रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2000 के बाद ग्लेशियर की बर्फ हानि वैश्विक स्तर पर स्थिर हो गई है, नहीं हो रही है हानि। तो ये तो ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया। अब तो हम चिंतित इसलिए ही है कि लॉस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो कम नहीं हो रहा है, स्टेबल नहीं हुआ, लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं एक बार रिपोर्ट के बारे में अच्छे से। ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2025। तो ये ICCI द्वारा जारी की जाती है, तो सही है बिल्कुल ही। ठीक है। और है कि एसेस द स्टेटस एंड इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द अर्थ क्रायोस्फीयर, कि अर्थ के क्रायोस्फीयर में चेंज होने से, बर्फ की चादर या बर्फ की जो मात्रा है उसमें चेंजेस होने से पृथ्वी पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इसका एनालिसिस ये रिपोर्ट करती है। इसके जो फाइंडिंग है वो देखते हैं। जो 5 की पॉइंट है ना, जो हमने बोला कि वो सही है, 5 की पॉइंट कौन से थे? तो पहला है कि आइस शीट है ना, जो 1990 में जो पिघली थी उसका 4 गुना वो पिघल रही है। ठीक है ना, 4 गुना रूप से पिघल रही है। माउंटेन ग्लेशियर वगैरह है, जैसे हिमालय वगैरह, स्नो वगैरह है, तो उसके में बार बार बोला है कि ये एक्सपोनेंशियली घट रही है, मतलब। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली मतलब ऐसा है कि कोई गुणात्मक रूप से नहीं है, मतलब एकदम ऊपर जा रहा है, ज़्यादा ही मात्रा में घट रही है। ठीक है। नेक्स्ट है पोलर ओशियन, यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज आर रिड्यूसिंग द ओशियन रोल एज ए कार्बन एंड हीट एब्जॉर्ब। हम सोचते थे कि जो ओशियन है वो क्या करते हैं, CO2 और हीट को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते, सॉरी ऑब्जर्व नहीं, एब्जॉर्ब करते, अ, अवशोषित करते हैं। तो अब वो रोल भी इनका खत्म हो रहा है। इस वजह से इम्पेक्ट क्या हो रहा है टू करंट सिस्टम, अंटार्कटिक ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AOC और एम AMOC मतलब अटलांटिक मेडिटोरियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC हैव स्लो डाउन। ये जो एक चक्र होता है, आप देखोगे तो विश्व मैप में, आप देखोगे वर्ल्ड मैप में, तो यहाँ पे इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे ये एशिया है। तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कुलर रहता है, तो वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि उससे ना जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, यानी कि जो सर्कुलेशन चलता है
अंदर के पानी में ये सर्कुलेशन चलता है, इससे ना पानी वितरित होता है, ठंडा पानी गर्म पानी, ठंडा पानी यहाँ होता है फिर गर्म होता है, वो इधर ऐसे ऐसे चलता रहता है और ये पूरा समुद्री सिस्टम मेंटेन होता है। तो ये एक प्रभावित हो रहा है और इसकी स्पीड क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो ये चरम मौसमी घटनाएं होगी वो बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम जो वेदर इंसिडेंट है वो बढ़ जाएंगे इससे। सी आइस, सी आइस एक्सटेंड एंड थिकनेस हैव डिक्लाइन बाय, जो सी आइस है उनकी थिकनेस यानी मोटाई है वो कितनी होगी, 40 से 60% कम होगी। 1979 की जो लेवल था ना उससे थिकनेस बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। परमाफ्रोस्ट क्या होता है, जो बर्फ 2 साल से भी ज़्यादा रूप से जमी हुई है तो वो भी अच्छे से पिघल रही है। तो उससे क्या होता है कि जो भूमि है वो खुल जाती है, तो वहाँ से फिर ये पौधे वगैरह वहाँ से निकलते हैं और जो मीथेन गैस वहाँ पे होती है ना, मीथेन गैस वहाँ पे दबी रहती है ना, वो फिर निकलना शुरू हो जाती है और ये फिर ग्रीन हाउस गैस जैसे इफेक्ट पैदा होते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इसका आउटपुट है, ये हिंदी में दे रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इथोपिया, इथोपिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्चुअली में इथोपिया न्यूज़ में इसलिए है कि 2027 की कॉप की मीटिंग है वो इथोपिया में होने वाली है। 2027 की COP32 मीटिंग इथोपिया में होने वाली, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो हम देख लेते हैं। इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री सिचुएटेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। द कंट्री लॉस्ट इट्स एक्सेस टू दी सी आफ्टर इरिटेरिया इंडिपेंडेंस, कि इरिटेरिया के इन आज़ाद होने के बाद ये इथोपिया ने समुद्र में जो एक्सेस था वो खो दिया था, ठीक है। ये लैंड लॉक्ड यानी स्थलरुद्ध कंट्री है कि डायरेक्ट समुद्र में नहीं पहुंचा जा सकता है। द ब्लू नाइल रिवर है विच इज़ वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल रिवर, नील नदी है उसकी मेन सहायक नदी है। वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इथोपिया से ओरिजिनेट होती है। तो स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, 1 और 2, 1 and 2 and 3, 1 and 3 and 2, 1, 2 और 3 तीनों राइट है। देखते हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि COP32 यहाँ पे होने वाला है, अदिस अबाबा में होने वाला है। इसकी जो राजधानी है वो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। ये देखो मैप में देखो कि ये है इरिटेरिया, सॉरी इथोपिया। ये देखो इरिटेरिया ने अपनी जो भूमि है ना यहाँ तक विस्तारित कर दी है। इससे क्या होता है, ये जिबूती है, तो यहाँ इसका जो समुद्र से लिंक था ना वो कट गया इथोपिया। तो इसकी बॉर्डर कंट्री कौन कौन सी है, इरिटेरिया तो है ही है, जिबूती भी है ही है, यहाँ पे साउथ सूडान हो गया, यहाँ पे युगांडा नहीं है, केनिया हो गया, सोमालिया हो गया। तो ये देश इसके क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, इरिटेरिया है, जिबूती है, सोमालिया है, केनिया है, साउथ सूडान है और सूडान है, ठीक है। सूडान भी इससे सीमा साझा करता है, एक बड़ी सी सीमा साझा करता है। और यहाँ पे ये लाल सागर वगैरह से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ध्यान रखना है। ब्लू नाइल रिवर है एक, तो यहाँ की फेमस रिवर, एक टेकेजे रिवर है, बारो रिवर है, रिफ्ट वैले का भाग है, जो अफ्रीका में जो फेमस रिफ्ट वैले है उसका पार्ट है। हाईएस्ट पीक है यहाँ पे रास डेजन, हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, तो ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट, ये हिंदी में दे रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू बोत्सवाना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोत्सवाना इसलिए न्यूज़ में है कि हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पे अभी विजिट पे है और वहाँ की असेंबली को उन्होंने संबोधित किया, तो इस वजह से वो न्यूज़ में है। वहाँ पे असेंबली को संबोधित किया इसलिए न्यूज़ में है। इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री लोकेटेड इन साउथर्न अफ्रीका। इट शेयर बॉर्डर विथ नामीबिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। द कालाहारी डेजर्ट कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, 1 और 2, 2 और 3, 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 और 3। बोत्सवाना के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक स्थूलरुद्ध कंट्री है, अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखना। इसकी सीमा नामीबिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका से लगती है। कालाहारी रेगिस्तान इसके क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों है ये तो पता ही है। मैप में देख लेते हैं बोत्सवाना। बोत्सवाना ये यहाँ पे बोत्सवाना है, ये नामीबिया इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये साउथ अफ्रीका है इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिम्बाब्वे है इसके साथ बॉर्डर करता है, से जाम्बिया बहुत छोटा सा यहाँ पे शेयर करता है इसके साथ बॉर्डर। तो ध्यान रखना। इसकी एक फेमस नदी है और ये नदी है ओकावांगो। ओकावांगो है ये रिवर है, कहाँ से, अंगोला से एक रिवर आती है ओकावांगो,
और ये एक फेमस डेल्टा बनाती है, ओकावांगो डेल्टा, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित है। तो ये फेमस है। ओकावांगो डेल्टा कहाँ पे है? तो ये है। और इस बोत्सवाना का 70% भाग किस में आता है? कालाहारी मरुस्थल में आता है। एक लिम्पोपो रिवर है, यहाँ से आती है, नामीबिया से लिम्पोपो रिवर आती है, और ये साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है, ध्यान रखना। इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था बोत्सवाना कंट्री के आगे, बोला था कि डायमंड प्रोड्यूसिंग में टॉप कंट्रीज में शामिल है, तो बिल्कुल सही बात है, वन ऑफ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिफ्ट वैली फीवर, RVF, रिफ्ट वैली फीवर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम दैट प्राइमरली अफेक्ट ह्यूमन एंड नॉट एनिमल। The disease easily spread from one person to another, direct human contact. So which of the statement given above is are correct? One only, two only, both one and two, either one or nor two. तो देखते हैं रिफ्ट वैली फीवर के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखे। ए एक जीवाणु के कारण होता है जो मुख्य रूप से मनुष्य को प्रभावित करता है, जानवरों को नहीं, तो बिल्कुल ही गलत है। ये पहले जानवरों को करता है। जूनोटिक टाइप की डिसीज है। जूनोटिक डिजीज वो होती है जो पशुओं से मानव में फैलती है, तो ध्यान रखना, ये मनुष्यों को डायरेक्ट प्रभावित नहीं करती है। जैसे क्या होता है कि कैटल, मवेशी होते हैं ना, बकरी है, भेड़ है, तो उसमें पहले ये बीमारी होती है, उसके बाद उनको मच्छर काटते हैं, उनका रॉ मिल्क अपन पीते हैं, तो ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफ़र का अभी कोई केस मिला नहीं है, तो फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, रिफ्ट वैली फीवर, ठीक है, ये 10 तारीख की न्यूज़ थी। और RVF इज ए वायरल जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज वो होती है जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। ये एनिमल और ह्यूमन दोनों को इफेक्ट करती है। और ये जो वायरस है ना, कौन सा है? फ्लेबो वायरस। फ्लेबो वायरस है, उसकी वजह से ये होता है। प्राइमली इन्फेक्ट एनिमल सच एज शीप है, गॉट्स है, कैटल है एंड कैमल्स है। ठीक है, ट्रांसमिशन ह्यूमन बिकम इन्फेक्टेड बाइट्स, जो मॉस्किटो मच्छर के थ्रू ह्यूमन में फैलता है ये, या फिर रॉ मिल्क से, किसी भी कैटल वगैरह में ये है और अपन ने वो रॉ मिल्क पी लिया, तो अपने में भी क्या हो सकता है? ये बीमारी हो सकती है। अभी ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई सबूत नहीं है, तो ये ध्यान रखना। इसके बारे में थोड़ा और फैक्ट देखते हैं। सिम्टम्स क्या होती है? थोड़ा 90% डेवलप होता है, तब क्या होता है? मिल्ड माइल्ड फीवर होता है, फ्लू लाइक इलनेस होती है, हाई फीवर आता है, फिर हेडेक है, वीकनेस है, जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, फिर हो सकता है वॉमिटिंग है, लाइट सेंसिटिविटी, ऐसा कुछ लक्षण है वो दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अभी तक कोई एंटी वायरल ट्रीटमेंट नहीं है अवेलेबल। ये यूपीएससी का फेवरेट टाइप का है कि अवेलेबल है नहीं है, तो आपको बताना है अभी तक लाइसेंस्ड ह्यूमन वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अभी इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने क्या बोला है? कि एनिमल हेल्थ एज ए नोटिफिएबल एनिमल डिजीज के रूप में बोला है। भारत की स्थिति क्या है? भारत में अभी तक ये स्प्रेड नहीं हुआ है, तो अभी आपको भारत के है कि भारत में अभी सिर्फ आउटब्रेक नहीं हुआ अभी तक, और इसको एक्सोटिक जूनोसिस डिजीज माना है, मतलब विदेशी पशु में फैलने वाली बीमारी है। तो ये ध्यान रखना, इतने बारे में इतना काफ़ी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड फोर्ट के बारे में। आपको भी पता है कि 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था कार में, उस वजह से रेड फोर्ट न्यूज़ में था, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कारण इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेड फोर्ट, लाल किला ऑफ दिल्ली। इट वाज कमिश्नर्ड बाय एम्परर अकबर। अकबर के द्वारा बनाया गया था, इसे सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इट इज़ डिजाइंड बाय उस्ताद ईशा, who also designed the Taj Mahal. It was plundered during Nadir Shah invasion and later used as a British military garrison after revolt of 1857. कितने स्टेटमेंट राइट है? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, या नन ऑफ दीज? तो बिल्कुल ही पहला वाला गलत है। ये शाहजहां ने बनवाया था, जब राजधानी को वो लेके आया था दिल्ली, तब इसने बनवाया था, और उस्ताद ईशा नहीं है। ये कौन है? देखते हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको डिज़ाइन किया था। जिसने ताजमहल को डिज़ाइन किया था उन्होंने ही डिज़ाइन किया था इसको, और शाहजहां ने बनवाया था इसको, तो ध्यान रखना।
1638 के आसपास इसको शाहजहां ने बनवाया था। तो जो मुगल कैपिटल थी वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने के टाइम में इसको बनाया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब रिकॉग्नाइज किया था? 2007 में रिकॉग्नाइज किया था। ये स्ट्रक्चर है पूरा लाल किले का। तो यहाँ से एक दिल्ली गेट है पब्लिक एंटर के लिए, ये लाहौरी गेट है, ध्यान रखना। और ये देखो बहुत सारे है, जैसे हयात बख्श बाग है, जफर महल है, ये मोती मस्जिद यहाँ पे स्थित है, नौबत खाना इधर यहाँ है, ठीक है। छत्ता शौक है, दीवाने आम है, आम लोगों के लिए एक दीवाने खास भी है, ठीक है। तो ये सब दे रखा है, दीवाने खास इधर है। और क्या है? आर्किटेक्चर एंड फीचर्स क्या है? इंडो इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर विद पर्शियन इन्फ्लुएंस, फारसी प्रभाव इस पे, फारसी का कला का प्रभाव काफी था इस पे, ठीक है। ये लाल पत्थरों से बनाया हुआ है, इसे इसलिए इसे रेड किला भी बोलते हैं। लाहौरी गेट एंट्रेंस है, दिल्ली गेट साउथर्न गेट है इसका। दीवाने आम, दीवाने खास, मुमताज महल है, रंग महल है, खास महल है, मोती मस्जिद है, हयात बख्श है, बख्श हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है इसका। ब्रिटिश ने कब इसको कैप्चर किया था? 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद उन्होंने कैप्चर किया था और वहाँ आर्मी के लिए इसको यूज़ किया था। अभी इसको कौन मेंटेन कर रहा है? एएसआई मेंटेन कर रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन कर रही है। एडोप्टेज अंदर एडोप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट एक शुरू किया था कि कोई प्राइवेट एंटिटी किसी को मेंटेन करने के लिए उसको एडॉप्ट कर सकती है। तो ये बिल्कुल ही मूवमेंट मिंत्रा के तहत इसको एडॉप्ट किया गया है। तो इस इनिशिएटिव के तहत ये एडॉप्टेड है। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड आर्टिफिशियल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाइको। इट इज अ चाइना लेड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन संघाई। It is aiming to set global standard for AI governance, ethics, safety, interoperability with an emphasis on including developing country and the global south. Which of the following statement above is are correct? Only one, only two, one and two, neither one or two. विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन वाइको इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन के नेतृत्व में वाला एक बहुपक्षीय संगठन है जिसका मुख्यालय संघाई में है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों और वैश्विक दक्षिण को शामिल करने पर जोर देते हुए एआई शासन में नैतिकता, सुरक्षा, अंतर संचालन के लिए वैश्विक मानक स्थापित करना है। तो देखते हैं, ये बिल्कुल है कि ये चीन ने अभी जो एपेक की मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रस्ताव रखा था चीन ने। वाइको को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वाइको इज प्रेजेंटेड एज ए ग्लोबल बॉडी टू गवर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांसिंग शेयर रूल्स एंड कोऑपरेशन इन दिस फील्ड, ठीक है। प्रपोज्ड बाय चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसको प्रपोज किया था। एपेक समिट हुई थी ना अभी 2025 की, तब इसको किया था, ठीक है। ये संघाई इसका मुख्यालय है, हब है इसको। और यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या रूल्स होने चाहिए और पब्लिक के लिए कैसे से आसानी से एक्सेस की जा सके ये सुविधा, इसके लिए नियम बना वगैरह। तो इसके लिए ये इनिशिएटिव था। नाइन्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज रिलीज्ड एनुअली बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। इट्स रैंक countries based on human and economic losses from extreme weather events. Or India ranked 15 in CRI 2024 and 9th in the long term CRI 1995 to 2024, ठीक है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 और 2 ओनली, 2 और 3 ओनली, 1 और 3 ओनली, या 1, 2 और 3 तीनों ही राइट है। जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक क्या होता है कि कोई भी देश है अगर वहाँ पे चरम जलवायु घटनाएं होती है, जैसे एकदम बाढ़ आ गई, एकदम जो इंडिया में बहुत बार आती हुई है, बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हो गई है, या फिर सुनामी आ गई, कैसी भी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए, मतलब ऐसी आपदाएं आ जाए, चरम आपदाएं आ जाए, तो कोई देश उसके प्रति कितना संवेदनशील है, कितना नुकसान हो सकता है उसका, उसके रिगार्डिंग ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ये जर्मन वॉच जारी करती है, WMO जारी नहीं करती है, तो जर्मन वॉच जारी करती है इसको। घटनाओं से होने वाली मानवीय आर्थिक क्षति के आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है, बिल्कुल सही है। CRI, ये इसमें CRI 2024 में 2024 में 15वें स्थान पर है भारत, बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। दीर्घकालीन में
1995 से 2024 में ये 90वें स्थान पर था। तो बिल्कुल सही है। ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 जर्मन वॉच जारी करता है, ध्यान रखना। रैंक कंट्री बेस्ड ऑन द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टोल ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट हाईलाइटिंग द अर्जेंसी फॉर स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट रिजिलियंस। क्लाइमेट, ये सीआरआई के बारे में है कि इंट्रोड्यूस इन 2006 में इसको शुरू किया गया था। ये वार्षिक रूप से जारी किया जाता है, ठीक है। और है कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक है, 15वीं रैंक पे है अभी 2024 में। और ऑल ओवर हम अगर देखें तो नए 9वीं रैंक पे है 1995 से लेके 2024 तक की जो रैंक देखते हैं तो उसमें कौन सी रैंक है, 9वीं रैंक है। अभी तक भारत ने कितनी एक्सट्रीम कंडीशन फेस की है, तो 430 यानी 430 के आसपास एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुए हैं अभी 3 डेकेड में, यानी कि 30 सालों में लगभग। और 170 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है आर्थिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल वन हेल्थ मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी इसको पास किया है कैबिनेट। कैबिनेट जो कैबिनेट है उसने इसको पास किया अभी, इसलिए न्यूज़ में। It aims to integrate human, animal, and environment health sector for better disease control and pandemic preparedness. The mission is implemented by Indian Council of Medical Research (ICMR). The National Institute of One Health, Nagpur, served as its anchor institute. Which of the statement given above are correct? One and two only, two and three only, one and three only, one, two and three only. ठीक है, 1, 2 एंड 3 तीनों राइट है। देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च वन हेल्थ मिशन। तो ये वन हेल्थ मिशन क्या होता है कि डिजीज कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि एनिमल, पशुओं को, मनुष्य को और एनवायरनमेंट को साथ में इंटीग्रेटेड करता है। उनके डाटा लिए जाते हैं, उनका रिसर्च किया जाता है और जो भी योजनाएं वगैरह बनाई जाती है वो इंटीग्रेटेड रूप में बनाई जाती है। किन किन को, ह्यूमन है, एनिमल है, एनवायरनमेंट सेक्टर, टुगेदर फॉर बेटर हेल्थ आउटकम्स, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ाना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आईसीएमआर है, बिल्कुल सही बात है। और जो एंकर इंस्टीट्यूट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर है, वो इसका एंकर इंस्टीट्यूट है। क्रिटिकल पिलर क्या है इसके, किस किस पे ध्यान देना है, तो थोड़ा मेंस का भी, मेंस से रिलेटेड भी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैक्सीन डेवलप करना है, इक्विपमेंट डेवलप करना है तो R&D पे ध्यान फोकस करना। क्लिनिकल रेडीनेस यानी एनहांसिंग प्रिपेयर्डनेस इन टर्म ऑफ क्लिनिक केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। डाटा इंटीग्रेशन, तीनों तीनों जो क्षेत्र है ना, एरिया है, रीजन है, उसके डाटा को कलेक्ट करना, इंटीग्रेटेड करना, उसके आधार पर योजनाओं को बनाना और लोकल कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ावा देना, सहभागिता बढ़ाना। तो ये इसका क्या है, क्रिटिकल पिलर है इसके। ये इंग्लिश में दे रखा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।